बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 13 दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कार में बहुत सन्नाटा था, तभी वंश का फ़ोन रिंग करता है और वो कॉल रिसीव करता है। उधर से कोई आदमी कुछ बोलता है। वंश बोलता है बिल्कुल ठीक, अगर वो बेहोश है तो उसे उठाओ और 2 दिन बाकी है, और कॉल कट कर देता है। फिर वो सानवी की तरफ देखता है जो अपने फाइल की दुनिया में कहीं खोई हुई थी। वो उसको देखता है और हल्का सा स्माइल करता है और सोचता है कि ये जब काम करती है तो ये और भी खूबसूरत लगती है। वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं और मीटिंग शुरू होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में सभी ऑफिस के लोग आपस में पार्टी करने की सोचते हैं और शाम को सब पार्टी करते हैं। पार्टी में वंश और शानवी कपल्स डांस करते हैं। वंश को खुद के इतना करीब देखकर शानवी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। यही हाल वंश का भी होता है। शानवी सोचती है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जब जब मैं वंश के करीब जाती हूँ मेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो जाती है। ऐसा तो मैंने तब भी फील नहीं किया था जब मैं कार्तिक के करीब जाती थी। ये एहसास क्या है, क्यों मुझे वंश के पास जाना अच्छा लगता है, क्यों उनका यूँ देखना मेरे दिल में हलचल पैदा कर देता है। कहीं मुझे वंश से फिर कुछ सोचकर मायूस हो जाती है। वंश तो शानवी के साथ डांस करने में खो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कोई खूबसूरत सपना पूरा हो रहा हो। वो उस पल को बस जीना चाहता था, अपने दिल में बसा लेना चाहता था। लोग उन दोनों को देखकर जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, क्योंकि पार्टी में सिर्फ ऑफिस के लोग होते हैं तो वो सब शानवी और वंश को चीयर करते हैं। कुछ लड़कियां शानवी से जल रही थी तो कुछ वंश से, और कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे सर और मैम की जोड़ी कितनी प्यारी है ना, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। फिर वंश और शानवी सबको एंजॉय करने को बोलकर घर के लिए निकल जाते हैं। घर आने पर शानवी अपने कमरे में नहाने चली जाती है। नहाने के बाद वो कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में जाती है। वंश भी पानी पीने किचन में गया था। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। शानवी वंश के ऊपर गिर जाती है। वंश और शानवी दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। दोनों की सांसें तेज हो जाती है। शानवी के चेहरे पर उसके गीले बाल चिपक गए थे। वंश अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है और एक हाथ से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखता है। शानवी वंश के आंखों में अपने लिए प्यार देख सकती थी। वो ये देख कर घबरा जाती है और जल्दी से वंश के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन वंश उसके हाथों को पकड़कर उसको झटके से फिर से अपने ऊपर खींच लेता है। शानवी एक बार फिर वंश के आंखों में देखने लगती है और वंश उसके चेहरे को अपने एक हाथ से छूता है और धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ता है। शानवी भी बस उस पल में खो जाना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ये सोचकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वंश उसके होठों के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है कि तभी शानवी बोलती है वंश प्लीज़ नहीं। ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है और आंगन की तरफ चली जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो चांद को देखने लगती है जैसे वो उससे कुछ सवाल पूछ रही हो। वंश भी शानवी की यूं अचानक से मना करने पर उदास हो जाता है और फिर वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि शानवी कहीं उसको गलत ना समझ ले, इसलिए वो शानवी को खोजता है। उसके कमरे में जाता है, लेकिन वो देखता है कि शानवी आंगन में खड़े होकर चांद को देख रही थी। वो भी बस शानवी को देखने लगता है, फिर कुछ सोचता है और शानवी के बगल में खड़ा हो जाता है। शानवी उसको अपने बगल में खड़ा देखकर थोड़ा सा असहज महसूस करती है। वो वंश को हल्की सी मुस्कान के साथ गुड नाइट बोलती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है तो वंश उसको बोलता है आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। वो बस शानवी उस बात को बीच में ही काटते हुए बोलती है कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। ये सुनकर वंश को थोड़ा आराम महसूस हुआ। वंश कुछ सोचता है और बोलता है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। शानवी हाँ में सर हिला देती है तो वंश उससे पूछता है उस दिन तुम बिना बताए कंपनी से बाहर क्यों चली गई थी, किसका कॉल आया था। शानवी सोचती है और बोलती है उस दिन जब मैं तैयार होने जा रही थी तो मुझे अचानक से नैना का कॉल आया।
उसने मुझसे रोते हुए कहा कि कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया है, वो बस मेरा नाम लिए जा रहा है, वो मुझे देखना चाहता है। मैंने बस इतना सुना तो मुझे कोई होश नहीं रहा। मैं भागते हुए बाहर की तरफ गई और टैक्सी रोकने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया कि कुछ लोगों ने मुझे वैन में खींच लिया। वंश ने जब ये सुना तो उसको अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ। वो खुद को संभालते हुए बोला, बहुत रात हो गई है, गुड नाइट। और ये बोलकर वो चांद की तरफ देखने लगा। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगा। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, कार्तिक। हाँ कार्तिक, मैं ये कैसे भूल गया कि वो कार्तिक से प्यार करती है। मैंने ये कैसे सोच लिया कि वो भी मुझे प्यार करती होगी। यानी उसने जो पार्टी में कहा था वो बस कार्तिक को खुद से दूर रखने के लिए कहा था, ताकि उसको राजेश कोई तकलीफ ना पहुंचाए। हाँ, सच में वो उससे कितना प्यार करती है कि उसने खुद के जान की भी फिक्र नहीं की। ये सोचकर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। वो अपने रूम में गया और ड्रिंक करने लगा। वो पूरी रात जगा रहा। उसने खुद से ही कहा, वंश तू उन दोनों के बीच में नहीं आ सकता, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये सोचकर वो हल्के से मुस्कुराया और उसने सोच लिया कि अब वो सानवी से दूर रहेगा। वो सुबह उठा और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। जब सानवी तैयार होकर आई तो उसने कमला से वंश के बारे में पूछा तो कमला ने उसे बताया कि सर तो ऑफिस चले गए हैं। ये सुनकर सानवी थोड़ा रुकी और बोली, क्या वंश ऑफिस चले गए बिना मुझे लिए? कमला बोली, मैडम सर ने बोला है कि आज से आप अपनी कार में ऑफिस जाएंगी। वो आपका नीचे इंतजार कर रही है। आपकी सेफ्टी के लिए 2 बॉडीगार्ड को भी रखा गया है। शानवी ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाती है। वंश अब शानवी से दूर दूर रहने लगता है। जब ऑफिस में रहता तो शानवी से दूरी बनाकर रहता, लेकिन अपने ऑफिस में बैठकर वो शानवी को कैमरे के जरिए बस देखता रहता। उसको यूं काम करता देख वंश को बहुत अच्छा लगता था और जब नहीं रहा जाता था तो वो शानवी से मिलने के लिए मीटिंग रखता और सबसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगता। ये सब तो बस बहाना होता था उसको शानवी को करीब से देखने का। शानवी आने वाले कुछ महीनों के लिए बहुत बिजी हो गई। वो केवल अपने काम में बिजी हो जाती है और देखते देखते 4 महीने निकल जाते हैं। अब शानवी भी वंश को बहुत मिस करने लगती है। उसको भी एहसास होता है कि अब वो भी वंश से प्यार करने लगी है। वंश का उसका यूं नज़रअंदाज करना अब बर्दाश्त नहीं होता। आखिर शानवी का इटली में फैशन शो खत्म हो गया। शानवी अब फेमस हो गई थी। लोग उसे शानवी मल्होत्रा के नाम से जानने लगे थे। शानवी अपने इस नए नेम एंड फेम को एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसे हर वक्त वंश की कमी खलने लगी थी। वो अब वंश को देखना चाहती थी। वो पिछले महीने से वंश से दूर थी। इस दूरी ने उसे एहसास दिला दिया था कि अब वो भी वंश से प्यार करने लगी है। वो जो पहले अपने फ़ोन को सिर्फ काम पकड़ने पर ही टच करती थी, अब हर वक्त उसको अपने हाथों में लिए रहने लगी थी। उसे लगता था कि ये क्या हुआ अगर वंश ने उसे कॉल किया तो, अगर उसने कॉल मिस कर दिया तो। वो वंश के कॉल का इंतज़ार करती थी। यहाँ वंश उसे कॉल तो करता था, लेकिन सिर्फ उसका हाल चाल पूछने और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को जानने के लिए। वो तो उसके शो पर भी नहीं पहुंचा, लेकिन उसने शानवी को कांग्रेट्स करने के लिए एक फ्लावर बुके भेजा था और बधाई देने के लिए कॉल किया था। आज कितने दिनों बाद वो इंडिया वापस आ रही थी। वो सोच रही थी कि वंश उसको रिसीव करने आया होगा। उसको देखने के लिए वो बेताब हो रही थी, लेकिन जब वो बाहर आई तो उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। वंश वहाँ नहीं आया था। हाँ, कुछ रिपोर्टर और उसके कुछ फैंस वहाँ थे। वहाँ पर बहुत भीड़ थी, लेकिन वो उस भीड़ में भी अकेली खड़ी थी। वंश को वहाँ ना देखकर वो उदास हो गई, लेकिन ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा रही थी। वो वहाँ से घर के लिए निकली। घर पर भी वो आते ही वंश को देखने उसके रूम में गई, लेकिन वो वहाँ नहीं था। वो उसके बिस्तर पर बैठ गई। वो उसकी खुशबू को वहाँ महसूस करना चाह रही थी, लेकिन उसे वो भी वहाँ नहीं मिला, क्योंकि सारी चादरें धुली हुई थी। उसने केशव को कॉल किया। कॉल रिसीव हुई तो उसने पूछा, वंश कहाँ है? केशव ने वंश की तरफ देखा और फिर उससे कहा, सर तो मीटिंग के लिए शहर से बाहर आए हैं, कल शाम तक वापस आ जाएंगे। शानवी ने
ओके कहा और कॉल कट कर दिया। उसकी आवाज़ में निराशा साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो वहीं उसके बिस्तर पर उसके एक शर्ट को गले लगाकर सो गई, पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। उसकी आंखों में आज आंसू थे, पर थकान के कारण धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चली गई। क्या सच में बंस शहर से बाहर था? नहीं, वो वहीं था। वो सब कुछ सुन रहा था। जब सानवी ने केशव को कॉल किया तो उसने कॉल स्पीकर पर कर दिया था। वो महीनों से यही तो करता था। जब भी सानवी की कॉल आती थी वो उसके कॉल को स्पीकर पर कर देता था। ये वंश का आर्डर था। वंश सानवी की आवाज़ सुनकर सुकून महसूस करता था। वो सानवी की कामयाबी से बहुत खुश था। वो पूरे 1 महीने घर नहीं गया था। उसने अपने ऑफिस को ही अपना घर बना लिया था। जब सानवी वापस आई तो वो उसको दूर कार में बैठकर देख रहा था। वो उसके पास जाना चाहता था। वो उसको अपनी बाहों में भरना चाहता था, लेकिन क्या वो उसको चाहती थी? नहीं, वो उसको नहीं चाहती थी। वो तो कार्तिक को चाहती थी। वो उसको देखना चाहती थी। वो खुद से बोलता है, शानवी, तुम्हें नज़रअंदाज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उससे भी ज़्यादा मुश्किल है तुमको अपने पास देखकर भी तुमसे दूर रहना। अब हमारे पास बस 1 साल है। क्या मैं तुम्हें 1 साल बाद दोबारा देख पाऊंगा? क्या तुम मुझसे डिवोर्स के बाद भी मिलोगी? ये सोचते हुए उसकी आंखों के कोनों पर आंसू की कुछ बूंदें उभर आई थी। वो बहुत दर्द में था। उसे याद आया, शानवी, मैंने तुम्हें जो वादा किया था वो मैं निभाऊंगा। तुम्हारा अभी एक गुनहगार जिंदा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। अब उसकी भी बारी आ गई है। वंश आज भी घर नहीं आया। वो अपने ऑफिस में ही सो गया। अगली सुबह सानवी की नींद खुली तो उसने कमला को देखा। तो कमला वो देखकर बहुत खुश हुई। वो उसके लिए लाए गिफ्ट को कमला को देती है। कमला गिफ्ट पाकर बहुत खुश थी। सानवी ने वंश के लिए भी गिफ्ट लिया था। वो वंश के लिए वॉच लेकर आई थी। वो इसे खुद ही वंश को देना चाहती थी। उधर कार्तिक भी शानवी से मिलने को बेताब हुआ जा रहा था। जब से उसे वंश ने सारी सच्चाई बताई थी और जब से उसे ये पता चला था कि वो आज भी उसकी फिक्र करती है, तब से ही वो शानवी से मिलना चाहता था। वो शानवी से माफ़ी मांगना चाहता था। उसे अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए मनाना चाहता था। शानवी अपने ऑफिस के लिए निकल गई। वो वंश को देखना चाहती थी। वो उसकी उन निगाहों को मिस कर रही थी जिनसे वंश उसको देखता था। वो जिस तरीके से उसको देखता था वो उसके दिल में हलचल सी मचा देता था। वो अपने ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस जाते ही उसने केशव को कॉल लगाया और पूछा, आप लोग कब तक आ जाएंगे? केशव ने वंश की तरफ देखा, जो इस वक्त अपनी आंखों को बंद करके आराम से चेयर पर बैठा था। वंश ने इशारे से कहा, 5 बजे तक। जब सानवी ने ये सुना तो वो उदास हो गई और सोचने लगी, 5 बजे ये वक्त कैसे कटेगा? उसने खुद को काम में बिजी कर लिया और किसी को भी उसे डिस्टर्ब करने के लिए मना कर दिया। उधर वंश अपने ऑफिस में अपने लैपटॉप पर सानवी को देख रहा था। उसने उसके ऑफिस में कैमरा लगवा दिया था जिससे वो हर वक्त सानवी को देख सके। उसने स्क्रीन पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, शानवी, मेरे लिए ये पल काटना मुश्किल हो रहा है। जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें गले लगा लूं और तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, पर मैं स्वार्थी नहीं बन सकता। आखिर तुमने जिनसे भी प्यार किया तुमने उनको खो दिया, पर मैं अब तुम्हें कार्तिक को खोने नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो और मैं भी ये दोस्ती निभाऊंगा। शाम के 5 बज गए। शानवी की नज़र घड़ी पर पड़ी। वो बहुत खुश हो गई। शानवी ने तुरंत ही केशव को कॉल किया तो उसने बताया कि सर बस अभी अभी ऑफिस आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो बस अभी कुछ देर में आपसे मिलने आपके ऑफिस आएंगे। ये सुनकर शानवी खुशी से उछलने लगी। वो खुद के बालों को ठीक करने लगी। वो अपने ऑफिस के डेस्कटॉप पर फैले सामानों को अच्छे से रखने लगी। तभी उसके ऑफिस का डोर नॉक हुआ तो शानवी को लगा जैसे वंश आ गया। उसने जल्दी से ऑफिस का दरवाज़ा खोला, पर सामने कार्तिक को देखकर थोड़ा सा मायूस हुई। लेकिन फिर उसने कार्तिक को हेलो बोला तो कार्तिक ने उसे गले से लगा लिया। शानवी उसको बस देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि कार्तिक को अचानक से क्या हुआ। तभी वंश शानवी के ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा था। उसने कार्तिक को शानवी के गले लगा देखा तो उसने खुद को अंदर जाने से रोक लिया और
वो उसके ऑफिस के बाहरी दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। केशव ने सभी ऑफिस स्टाफ को कुछ देर के लिए वहां से जाने को कहा और खुद भी वहां से चला गया। शानवी ने कार्तिक से पूछा, कार्तिक तुम यहाँ कैसे? कार्तिक ने शानवी से कहा, शानवी आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशन, आखिर तुमने वो पा ही लिया जो तुम हमेशा से चाहती थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शानवी ने भी कार्तिक को थैंक यू कहा और पूछा कि क्या अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? कार्तिक ने शानवी की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बिना किसी गलती के तुम सब कुछ यूं ही चुपचाप सब सह रही थी। मुझे माफ कर दो शानवी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बोलते हुए कार्तिक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वंश सब कुछ सुन रहा था। उससे ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ना जाने उसको किस बात की उम्मीद थी कि वो सारी बातें सब कुछ सहते हुए सुन रहा था। शानवी ने कार्तिक की तरफ मुस्कुराते हुए देखी और बोली, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। तुमने तो मुझ पर हमेशा ही विश्वास किया, बस आखिरी बार मैं ही तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं करा पाई। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है। शानवी की बात सुनकर कार्तिक उसके गले लग जाता है और कहता है, थैंक यू सो मच शानवी, मुझे माफ़ करने के लिए। शानवी, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? क्या तुम वापस मेरे पास आ सकती हो? क्या तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका दे सकती हो? ये बात सुनकर शानवी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो कार्तिक को हैरान नज़रों से देखती है और सोचती है कि अगर ये पहले की बात होती तो मैं खुशी से पागल हो जाती, लेकिन अब बात अलग है। इधर वंश ने जब शानवी की बात सुनी कि उसने कार्तिक को माफ़ कर दिया है तो उसके दिल में एक दर्द सा उठने लगा। वो आगे उनकी बात सुनने लगा। कार्तिक की बात सुनकर उसकी सांसें रुक सी गई, उसको घुटन सी महसूस होने लगी। वो शानवी की बात आगे सुनने की हिम्मत ना कर सका और बिना कुछ बोले वो वहाँ से चला गया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें।